के शो में। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अहम तरीन फैसले। भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को कम करने का फैसला। LNG के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन इजलास हुआ है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसके अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिविलियन क़यादत शामिल है। इस इजलास में होने वाले अहम तरीन फैसले क्या हैं? सब में पहले तो सिफारती ताल्लुकात के हवाले से डाउनग्रेड करने का फैसला किया गया है बायलैटरल लेवल के ऊपर पाकिस्तान भारत के दरमियान। इसी तरह से जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनको यकसर ख़त्म करने की बात है, और इसके साथ साथ मसला कश्मीर को और बिलखुसूस आर्टिकल 370 जो ख़त्म किया है भारत ने, एक गैर आइनी इकदाम उनके आइन के तहत भी, और एक गैर इंसानी एक तरह से ऑक्यूपाई किया उन्होंने कश्मीर को, एक ऑक्यूपाइंग स्टेट फ़लस्तीन बनाने की कोशिश भारत की है। इसको UNSC में ले जाने का फैसला भी हुआ है। इसके साथ साथ जो आने वाली 14 अगस्त है, इस पर ये पूरी 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान का कश्मीर और इस कॉज के साथ सॉलिडारिटी, यकजहती के लिए बनाने का अहम तरीन फैसला हुआ है। ये तमाम अहम फैसले आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में हुए हैं, और इन फैसलों के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और इसके साथ इन फैसलों के पीछे मुहर्रिकात, और इसके बाद क्या ये हिकमत अमली गवर्नमेंट की जो सामने आई है ये दुरुस्त है या नहीं है, इस पर बात करते हैं। लेकिन आज असेंबली के फ्लोर पर भी बहुत से बयानात आए हैं सामने, आपके सामने रखते हैं कि फवाद चौधरी ने मुतालबा किया था, उनका डिमांड आया था सामने कि भारत के सफीर को फौरी वापस भेज दिया जाए। फवाद चौधरी का मुतालबा क्या था, आपको सुनवाते हैं। मैं वज़ीर ख़ारजा साहब को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान हमसे बात नहीं करना चाहता, जब हिंदुस्तान के नजदीक हमारी कोई हैसियत नहीं है, जब हम उनके नजदीक कोई बात नहीं कर, हमारी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे बताइए उनके सफीर साहब यहां क्या कर रहे हैं? हमें अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने चाहिए हिंदुस्तान से। जनाब शेख रशीद साहब, वजीर रेलवे, 3 से 6 माह में उनको क्या नजर आता है? असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने मसला कश्मीर का हल मुतवक्का और उसके साथ कुछ कशीदगी हालात में जो आ सकती है पाक भारत, उस पर रोशनी डाली। क्या प्रेडिक्शंस हैं? पेशन गोई करते हैं शेख साहब सियासत के हवाले से, लेकिन ये बड़ी अहम बात है जो उन्होंने की है। लेट्स हियर दिस के क्या कहा असेंबली के फ्लोर पे। कौम को इकट्ठा होना होगा, मीडिया में, एम्बेसीज में, वर्ल्ड में हमें तैयारी करनी चाहिए। 3 से 6 महीने पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर का मसला फाइनल होने जा रहा है, और अगर हिंदुस्तान कोई ऐसी गलती करेगा तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है जनाब चेयरमैन। हमने जिंदा रहना है, मरना है, पाकिस्तान के अंदर जिंदा रहना है, मरना है। और 22 करोड़ 30 करोड़ हिंदुस्तान के बसने वाले मुसलमानों को, यूपी और सीपी के मुसलमानों से भी मैं कहना चाहता हूं कि कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि शहादत के जज्बे से निकलें। इस अहम तरीन मौजू पर और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में होने वाले अहम तरीन फैसले, उनके क्या दूरस नताइज होंगे, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर दिफाई तज़्ज़ियानिगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया लाहौर से। और इस्लामाबाद से जनाब शौकत बसरा साहब जो कि नुमाइंदगी करेंगे हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस प्रोग्राम में। जनरल साहब आपसे पूछूंगा, कितने अहम फैसले हैं, कितने दूरस नताइज हैं, और कितने ये फैसले वक्त की ज़रूरत है या इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आज NSC के इजलास से? देखिए, जो कुछ तो सामने आया है वो मैं समझता हूँ कि इतना वो ज़्यादा नहीं है, ना ही वो कोई अर्थ शेकिंग है जो चीज़ सामने आई है। 2 चीज़ें बदकिस्मती से मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो ये 2 दिन का जो हमारी कौमी असम्बली में तमाशा बना है जी, और जिस तरीके से हमारी सो कॉल्ड नेशनल लीडरशिप है, मेरा कम से कम सर जो है वो शर्म से झुक गया है, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। हम पुराने लोग हैं, हमने 71 में मैं मशरक़ी पाकिस्तान में था और 16 दिसंबर मैंने वहाँ पे देखा था। जो उस दिन मेरी ज़हनी कैफियत थी आज मेरी उससे ज़्यादा ख़राब है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो पहला स्टेप था पाकिस्तान को खुदा न खास्ता इस दुनिया से ख़त्म करने का,
और ये जो अभी भारत ने कश्मीर में किया है, आज़ाद इंडियन हेल्ड कश्मीर में, ये दूसरा बड़ा कदम है और ये उतना ही संजीदा मसला है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि आज की जो मैं हालात देख रहा हूँ, कौम जिस तरीके से तकसीम है और जिस तरीके से हम अपने आप को, जो हमारी डिविजन्स है, हम दुनिया के सामने दुश्मन को दिखा रहे हैं, वही इस्तेमाल करते हुए हमारे जो एक नेशनल बयानिया की इंतहाई कमज़ोर सूरत हाल थी, उसके इस्तेमाल करते हुए, बावजूद इसके कि चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा क्लियर वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान 5th जनरेशन वारफेयर का शिकार है, बावजूद इसके कि मोदी साहब और बीजेपी का ये एक एजेंडा था, आज का नहीं था जब से वो हुकूमत में आए हैं, बल्कि मोदी साहब तो जब से सियासत में हो चुके से लेके आए हैं। 2013 में बड़ा वादा उन्होंने कहा, 2014 के इलेक्शन में जीत। जैसा ये फरमाइएगा कि होल्ड कीजिए, मैं बात करूं, आप कंप्लीट कर लें बात, आप मुझे बात कर ले दे जी जी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हुआ है, ये आखिरी इकदाम नहीं है। आज श्रीनगर की गलियों में जो बच्चा भारतीय जुल्म का शिकार हो रहा है, अपनी जान का नजराना पेश कर रहा है, वो मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता ये मेरे कश्मीरी भाई वहां पे शिकस्त खा गए या उनकी हिम्मत जवाब दे गई या भारत को जो उसके इंजाम थे उसको कामयाब होने दिया गया, तो ये मत भूलिए 2, 4, 5 साल के बाद वो आपके आगे आएगा। गिलगित बल्तिस्तान नेक्स्ट टारगेट है, मकबूल या पाकिस्तान में जो जम्मू, आज़ाद जम्मू और कश्मीर अगला टारगेट है, उसके बाद पाकिस्तान है। ये मेरी कौमी क़यादत नहीं समझ रही है, ये हम नहीं समझ रहे। अगर आपके जो भी इक़दाम है, चाहे वो आपके सियासी इक़दाम है, चाहे वो आपके डिप्लोमेटिक इक़दाम है, जो भी हैं, अगर आपके इस नज़रिए से नहीं होंगे कि ये आपके साथ होने जा रहा है, तो आप जो भी कर लेंगे इट विल फॉल शॉर्ट और उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। जैसे यही समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो इकदामात 1, 2, 3, 4, 5 हमारे सामने फहरिस्त आई है एनएससी के इस लंबे और दूसरे इजलास के बाद, इस हफ्ते में दूसरा इजलास है, क्या ये सब्सटैंशियल नहीं है? और आप जिस तरह कह रहे हैं कि इन लाइन विद द पॉलिसीज द हिंदुआता और जो फैसिज्म जो उनकी पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक, क्या ये मुताबिकत, क्या ये ममासलत, क्या ये उसको काउंटर करने के लिए सही नहीं है? ये सारे इकदामात नहीं है तो फिर क्या आप तवक्को कर रहे थे, इसमें क्या इकदामात होने चाहिए थे जनाब साहब? देखिए, टू स्टार्ट विद जो आप भी कर रहे हैं ना, आप दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिला रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं जो ये बात कर रहा हूं कि जब आपको अपने दुश्मन के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पता होगा तो फिर आपके इक़दामात विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, अगर वो एक पूरे आपके जो स्ट्रेटजिक अप्रोच है उसके तहत होंगे। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो मेरी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप सो कॉल्ड, मैं उनको भी लीडरशिप कहने से मुझे शर्म आती है जी। जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे आज, उनको ये समझ नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त तन्हा है। किसी मुल्क ने कश्मीरियों के साथ खड़े होने की बात नहीं की है, किसी मुल्क की बात कर रहा हूं मैं, इसमें चीन भी शामिल है। चीन ने लद्दाख में जब उनकी दुम पे पांव आया है तब चीन ने बात की है। आपको ये चीजें समझनी होगी। अब इसके बाद जो इक़दामात हैं आपके, आपने जो डिप्लोमेटिक स्फीयर में इक़दामात थे, ये उनकी हम बात कर रहे हैं। अब दुनिया की तवज्जो इस तरह मबजूल होगी, इससे शायद पाकिस्तान और भारत के दरमियान या भारत को इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन जब सिक्योरिटी काउंसिल में आपने जाना है, उसके लिए जो 5 मेंबर्स हैं उनके साथ आपको लॉबिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम लगेगा आपको। ये सब आपने करना है, हम नहीं कर सके, हम अपना कश्मीर का मुकदमा दुनिया को पेश नहीं कर सके। यही वजह है कि आज हम कह रहे हैं जी हम अब करेंगे, हम कल करेंगे, हम परसों करेंगे। तो ये चीज़ें जो हमारी कमज़ोरियां हैं उसका फ़ायदा भारत ने उठा लिया है। अब आपको जो भी करना है वो जंगी बुनियादों पर करना है और जंग के लिए आपने तैयार रहना है। अगर दुनिया को ये अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम नंबर 1 मुत्तहिद है और नंबर 2 वो कश्मीर की जंग को अपनी बका की जंग समझती है और ये पाकिस्तान को बचाने के लिए लड़ेंगे, तो वो जो एक इक़दामात होंगे आपके, वो जो आपका एक होगा सारा, जो दुनिया को पता चलेगा, प्रोएक्टिव अप्रोच होगी, आपकी कौम इस तरह सोचेगी, तब दुनिया आपकी बात सुनेगी, वरना आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। Exactly. जैसा एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है तो हम इस ब्रेक पे आते हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू आपने सुनी है, अभी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शौकत बसा साहब से भी हम बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इस वक्त यकजहती नज़र आनी चाहिए, क्या वो पार्लियामान ने दुरुस्त अंदाज में दी या नहीं दी, और अगर नहीं दी तो उसकी वजह क्या है और उसका नुकसान हमें क्या हुआ है, जो निशानदेही जनरल साहब ने भी की है। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में अहम तरीन अवामिल होंगे, बेनकाब हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन सवालात। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम तरीन इजलास, कुछ अहम फैसले जो सामने आए, क्या ये फैसले काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं? क्या इससे बात बढ़कर होनी चाहिए थी? अभी जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं। शौकत बसा साहब आपसे पूछेंगे, सिर्फ डाउनग्रेड कर देना डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भारत के साथ, यानी कम सतह पर ले जाना भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को, क्या ये काफ़ी है या ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाने चाहिए थे? भारत के साथ सिफारती ताल्लुक ख़त्म हो जाने चाहिए थे? बसा साहब। सैफान खान, देखें, दो तरीके होते हैं इन हालात में, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री, दो ऑप्शंस हैं। किस तरह ये जो इशू है इसको हमने टेकअप करना है। पहले मरले में आपने देखा कि हमारी जो हुकूमत है उसने जॉइंट सेशन बुलाया, वहाँ से एक मुतफ़िका करारदाद पास हुई। उसके मुताबिक हमने हमारा जो OIC है, UNO है, बाकी ममालिक हैं, उनको कॉल ऑन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर, भारत क्या दहशतगर्दी कर रहा है, भारत क्या इक़दाम उठा रहा है। और उसमें आपने देखा कि हमारी फ़ौज है, उनका GHQ में कल एक इजलास होता है। दोनों कॉर्नर से एक मुतफ़िका मैसेज चला जाता है कि एनफ इज़ एनफ। हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा, हम कश्मीर, लफ्ज़ क्या है, हम कश्मीर का दिफा करेंगे। बिल्कुल जनरल साहब की जो बातें हैं, उनकी जो रिजर्वेशंस हैं, माशाल्लाह उन्होंने इतनी देर सर्व किया है पाक फ़ौज को, वो हमसे इन हालात को बेहतर समझते हैं, किस तरह डिफेंस करना है, किस तरह भारत के साथ हिसाब चुकता करने हैं, किस तरह भारत को हमने रोकना है। तो वो स्ट्रेटजी है इस वक्त हमारी फ़ौज पाकिस्तान भी और गवर्नमेंट भी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक पेज पे हैं, उसके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। हाँ, जो बात जिसकी तरफ इशारा किया कि जो पार्लियामेंट का माहौल है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, अब पार्लियामेंट के माहौल को और अच्छा होना चाहिए। हाँ, अपोजिशन ने कुछ बातें ऐसी की हैं, हालांकि आप देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी हुकूमत ने कहा कि आप तजावीज़ दीजिए, जिस तरह कहेंगे हम उस तरह आगे चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कश्मीर, जितने भी कौमी इश्यूज़ हैं, हमारी खारजा पॉलिसी है, हमारा इकानमी का मसला है, हमारे दूसरे महंगाई के मसाइल हैं, ये जितने भी नेशनल इश्यूज हैं, हम चाहते हैं कि हम सब लोग इकट्ठे चलें। ख़ास तौर पे जो कश्मीर का मामला है, इस पर तो कतई दो राय नहीं है, पूरी कौम एक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, मैं समझता हूँ ये बड़े वाज़ेह पैगामात हैं। कल जब मिलिट्री की तरफ से पैगामात चले गए, ISPR ने जो स्टेटमेंट दी, फिर हमारी हुकूमत की तरफ से ही आज कौमी सलामती कौंसिल की तरफ, ये बहुत बड़ा स्टेप है कि हमने उनसे, जाहिर है मुज़ाकरात का तो रास्ता खत्म हो गया, अब तो एक ही हल है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम डिप्लोमेटिकली जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मिलिट्री सॉल्यूशन अब उस पे आते हैं, वो जाहिर है हमारे टेबल पे है। आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि पाक फौज को किसी भी मामले के लिए तैयार रहना चाहिए, उनको चौकस रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है मेरे भाई? बात बड़ी क्लियर है कि हम कश्मीर हमारी शारग है, कश्मीरी कहते हैं कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। बिल्कुल जनरल साहब की जो बातें हैं उसके ऊपर मनोअन उसी बात को लेकर आगे बढ़ रही है हुकूमत भी और हमारी फ़ौज पाकिस्तान भी, और कौम उनकी बैक पर है। ये मुझे बताइए, ये 5 बातें आई हैं। एक, ये जो सफारती तलक़ा वाली बात है, ये इनिशियल स्टेज पे हुआ है और आप देखेंगे एंड बात वही होगी। किस चीज़ की सफारतकारी, किस चीज के मामला? जब डायलॉग नहीं होना, जब आपने शब खून मार दिया, जब आप कब्जा करना चाहते हैं कश्मीर पे और पाकिस्तान पे हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमने तो पुलवामा में भी उनको जवाब दिया था और दिन के उजाले में दिया था। दुनिया ने देखा कि हमने उनके तैयारे गिराए, उनके पायलट पकड़े। अभी भी मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम ऑप्शंस टेबल पे मौजूद हैं। हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। जनरल साहब सामने बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, हमें फख्र है, यही तो पेट में मरोड़ उठ रहा है। Exactly. भारत के उनको पता है कि हमने जब हम भी सलूट करते हैं। फौज ने बस साहब, अगर एक चने चुबाए हैं, ये बड़ी बात है, हम भी सलूट करते हैं तौर पे। जनरल साहब, आपके जो पेट्रियाटिज्म, आपका जो पैशन है वो नजर भी आ रहा है आज हमें इस पर, जो आपने गुफ्ता साहब भी हैं, बात करें। जावेद जब्बार साहब हमारे साथ इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया आपने। जावेद जब्बार साहब साबिक वफाकी वजीर भी हैं, एक तज़कियाकार भी हैं। आज आपका एक कॉलम आया शिमला एग्रीमेंट के हवाले से, और उसमें आपने कुछ अहम मामलात बेनकाब किए हैं जो भारत की स्ट्रैटेजी रही है शिमला एग्रीमेंट को लेकर। जावेद जब्बार साहब, अगर हम समझें तो ये गुमराहकुन नैरेटिव है कि ये जो कहते हैं कि बायलैटरल रिलेशनशिप शिमला एग्रीमेंट के तहत नहीं हो सकते, जबकि शिमला एग्रीमेंट की क्लॉजेज में ऐसा नहीं है। आपने इसको बयान भी किया है, अगर कौम के सामने भी अगर अपना नुक्ता आप बयान कर सकें। जावेद जब्बार साहब। बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया आपसे सवाल का। मुझे मायूसी इस बात की है कि न सिर्फ मौजूदा हुकूमत, जिसके लिए मैं
खुशी के कुछ जज्बात रखता हूं। मैं चाहता हूं कि ये कामयाब हो, जैसे हर पाकिस्तानी चाहेगा कि एक नई हुकूमत कामयाब हो। लेकिन माजी की भी हुकूमतें शिमला के मुआहदे के बाद इस पहलू पर न सिर्फ अपने अवाम को नहीं सही तरह आगाह किया, और इससे भी ज्यादा थानेहा कि दुनिया को भी बेखबर रखा है कि शिमला अग्रीमेंट ये नहीं कहती है या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर ही सिर्फ मुआहदा करेंगे कश्मीर के बारे में। उसमें खुलेआम इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर बायलैटरल जरिया नाकामयाब हो तो हम दोनों इस पर इत्तेफाक करेंगे, नैमुल बदल तरीकेकार इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पुरअमन अंदाज में कश्मीर का मसला या कोई भी मसला हल किया जा सके। तो ये नाकामी हमारी, अब वक्त आ गया है कि हम जाकर दुनिया को भी आगाह करें और अपने अवाम को बताएं कि ये एक फरेब रहा है जो हमने अपनी कमजोरी की वजह से हमने इस पर जोर नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त हम मौजूदा तौर पर कोशिशें कर रहे हैं सिर्फ रियासत के ऊपर मुनहसर रखना है, जबकि हमारे माशरे में मौजूद कई और गैर हुकूमती अनासिर भी हैं। उनमें मैं इसके इख्तिलाफ को भी शामिल करूंगा, सिविल सोसाइटी को शामिल करूंगा, हमारे तिजारती शोबे को शामिल करूंगा, बावजूद इसके कि मईशत हमारी एक बड़े नाजुक मरहले में है। एक इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान को चाहिए कि पब्लिक डिप्लोमेसी भी इस्तेमाल करे, जराए इब्लाग के जरिए, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर हम इसमें सरमाया लगाएं, वक्त लगाएं। इतने हुनरमंद अफराद पाकिस्तान में मौजूद हैं जो दुनिया में जाकर बाहर अहम मराकिज़। अच्छा, लेकिन जावेद साहब एक बात आपकी बड़ी अहम बात है, पब्लिक डिप्लोमेसी, नैरेटिव बिल्डिंग, वो सही है, लेकिन शिमला मुआहदे पे आज आप जिस तरह बता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, नादानी थी या जो भी था, हम उसको समझ ही नहीं सके और इंडिया प्रोपेगेंडा करता रहा, जो नैरेटिव बना दिया। अब बहुत देर नहीं हो गई जावेद साहब, क्योंकि अब जहां वो तो अपने आइन को मुस्तरद कर चुका है, शिमला मुआहदा हो, और अब क्या इस नैरेटिव को बना के शिमला मुआहदे पे हम कुछ हासिल कर सकते हैं? क्योंकि अब तो बात हाथ से निकल गई, बात बहुत आगे चली गई। देर हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उम्मीद हार जाएं, हम उम्मीद गिव अप करें। हमें अब एक नए सिस्टम का तस्वुर पेश करना चाहिए। शेम इंडिया बजाय शाइनिंग इंडिया के, जो बड़ा दावा करते हैं, आप शेमिंग इंडिया का एक कैंपेन हमें चलाना चाहिए कि हर मौके पर इंडिया जो झूठा एक दावा करता है कि जी हम सही मायनों में जमहूरियत हैं, दुनिया को सबूत पेश करना चाहिए कि ये बुनियादी जमहूरी उसूलों को ये रद्द करता है, न सिर्फ अपने शहरियों के साथ बल्कि एक ऐसे इलाके के साथ जहां पर बैनुल अक़वामी मुआहदे मौजूद हैं, करारदाद मौजूद हैं। तो शेम इंडिया के सिलसिले में एक नई मुतहर्रिक अंदाज में जरूरत है। इसमें मैं बहुत मायूस हुआ कि जो जिस अंदाज में कल, मैंने सिर्फ कल के इजलास की कुछ लम्हात देखे कि वहां पर बजाय इसके कि हम मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद का इजहार करते, बिला वजह हम उस वक्त अफगानिस्तान को भी ले आए इस मसले में, और काबुल के साथ मुज़ाकरात और अमरीका के साथ मुज़ाकरात, वो इख्तिलाफात आप बाद में किसी और मौके पर उठाएं। इस वक्त हिंदुस्तान को और दुनिया को हमें साबित करना चाहिए कि इस मौजू पे कोई राय नहीं है। ठीक है, तो ये अगर हम कर, फिर जाकर हमारी पब्लिक डिप्लोमेसी में मौसर हो सकेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये आपने जो नुक्ता बयान किया है, शेम इंडिया, आप कहते हैं कि हमें मुत्तहिद होकर इस नैरेटिव को सेट करना चाहिए। जनरल साहब, आप डू एग्री विद दिस? क्योंकि आपने भी, अभी जावेद अब्बास साहब भी कह रहे हैं कि जो पार्लियामान में उन्होंने, जो उनके सामने चीज़ें आई, विजुअल्स उन्होंने देखे, आज भी या कल भी हमने देखे। आपने जनरल साहब इससे पहले इस बात पे पॉइंट रेस किया था कि किस तरह से वो तमाम हमारी बजाय एक पॉजिटिव के बल्कि हमारा उल्टा ही नेगेटिव मैसेज गया है। हमें एक पब्लिक डिप्लोमेसी और एक नैरेटिव को, जैसे जावेद अब्बास साहब कह रहे हैं कि हमें ज़राए अबलाग का इस्तेमाल करके करना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जनरल साहब? देखिए, वो क्रिटिकल है। कोई भी कौम जब एक आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपके जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उसमें हम आहंगी नहीं है
और आपका जो नेशनल नैरेटिव है, इससे लोगों को इख्तलाफ हो सकता है। ये जो सियासी मामलात हैं इनमें इख्तलाफ हो सकता है, वो होगा, हर जगह पे है, भारत में इख्तलाफ आपको नजर आ रहा है, वो होगा। लेकिन एक नेशनल नैरेटिव जिसमें बेयर मिनिमम सब दुनिया उस पर एग्री करती है, वो तो आपको अभी तक अगर नहीं है तो वही हमारी कमजोरी नजर आ रही है आपको। ये हमें करना चाहिए। फिर जब ये बातचीत हो रही थी, देखिए चंद एक चीजें अब भी हम शायद नहीं समझने से पास है। नंबर एक, जो मोदी साहब की हरकत है ना, हमें एक उनके आइन के खिलाफ वर्जी है, उनका देखिए वो उनका अपना मामला है, उनका आइन क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे कंसर्न किस चीज से है? मुझे कंसर्न इस चीज से है कि ग्राउंड पे क्या हुआ है। आइन को आप ये याद रखिए कि उनकी सुप्रीम कोर्ट मोदी साहब के किसी एक्शन को रद्द नहीं करेगी, उनकी कोई अदालत इसके किसी को रद्द नहीं करेगी। ये आप मुझे भी लिखा लीजिए अगर किसी को कोई शक है। वो इसलिए कि वो जो एक नैरेटिव मोदी लेके चल रहा है, एक ब्राह्मण साम्राज्य को एक वो दोबारा जो उनके जहन में है कि हम इस दुनिया पर रूल करेंगे, कम से कम और किसी को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है, सही। उसको ना सिर्फ मेजॉरिटी तस्लीम कर रही है बल्कि उनकी अपनी अब जो लोकसभा है उसमें उनकी मेजॉरिटी शामिल। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। बात देखिए क्या किया मोदी ने, ऑन ग्राउंड क्या हुआ है। 1948 की जो रेजोल्यूशंस है कश्मीर के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट अपना यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की, उन सब को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। उसके बाद जो शिमला मुआहिदा था जिसमें यह बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि आप कश्मीर की सूरत हाल को जो ऑन ग्राउंड है कोई पार्टी चेंज नहीं करेगी जब तक इस कस्बे का आपस में बैठ के फैसला नहीं हो जाता। वो जो शिमला मुआहिदा है उसको भी उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया क्योंकि उन्होंने ग्राउंड सिचुएशन चेंज कर दी है उनकी। अब अगर आप इफेक्टिवली आप देख रहे हैं, जो लाहौर में जो सो कॉल्ड डिक्लेरेशन था वो तो पहले ही खुद खत्म हो गया हुआ था। Exactly. अगर आप प्रैक्टिकली देखिए तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नो मोर देयर। सही। अच्छा, जैसे इस वक्त हम एक सीज फायर पोजीशन में हैं, ये याद रखिए आप। अच्छा, ये हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। नंबर 2, कोई शिमला मुआहिदा नहीं। एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, हमें एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ फौरन जाना है। आते हैं, इस बात को यहीं से जोड़ते हैं। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, अहम तरीन गुफ्तगू हो रही है मसला कश्मीर और उसके हल से मुतालिक। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात कश्मीर को लेकर, NSC के हालिया इजलास और उसमें होने वाले अहम तरीन फैसलों को लेकर। क्या ये फैसले काफ़ी हैं? क्या इससे ज़्यादा बात होनी चाहिए थी? ये नाकाफ़ी हैं? क्या सिफारती ताल्लुकात को महज डाउनग्रेड कर देना काफ़ी है या ये ख़त्म ही कर देने चाहिए थे? ये बड़े अहम तरीन सवालात हैं जो हम उठा रहे हैं। मैं बसर साहब आपसे, क्योंकि सियासत पे बहुत बात हुई है, मुशाहिदुल्लाह साहब नून लीग के रहनुमा क्रिटिक भी हैं, लेकिन ये गुफ्तगू आज हुई है पार्लियामान में, आप सुने भी और मुझे बताएं भी, तबसरा करें, क्योंकि ये बातें, ये वही रिवायती पॉइंट स्कोरिंग, क्यों पॉलिटिशियंस ओवरऑल ही बाज नहीं आ रहे इस बात से। लेट्स हियर दिस के क्या कहा था मुशाहिदुल्लाह साहब। आप खुद ही तो पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा, तो इसका जवाब तो हमें देना है ना कि आपने हमला करना है या नहीं करना। और मैंने कल पहली दफा ये महसूस किया कि हम अपोजिशन से पूछा जा रहा है कि मैं क्या करूं। भाई बाकी काम जिनसे पूछ के करते हैं उन्हीं से पूछ के करें ना, अब हमसे क्यों पूछते, हमसे क्या पूछते। अफसोस कि इस माहौल में भी तंज, इस माहौल में भी वही पॉइंट स्कोरिंग और वही इस्टेब्लिशमेंट पे उंगलियां उठाना, ये जो इस वक्त रवैया तब्दील नहीं हुआ। शौकत बसर साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? ये आपने सुना, ये इंतहाई अफसोसनाक बातें, क्या हो रहा है पार्लियामेंट के हमारे इजलास में? बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक बात, बल्कि मैं कहूँगा बड़ी ही शर्मिंदगी वाली बात है कि हमने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती के लिए, उसके ऊपर तजावीज़ के लिए, उसके ऊपर जो हमने करना है, जिस तरह मामलात आगे लेकर चलने हैं, उसके लिए इजलास बुलाया गया। और गैर संजीदगी का अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह वहाँ पर तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। और दोनों मेरे जनरल साहब की ये बात है, जो जावेद जब्बार साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ, उसमें देखिए ना, इनको तजावीज़ देनी चाहिए। कल भी यही हुआ कि आप 40-40 साल से जो हुकूमत इक़्तिदार में रही,
उस वक्त भी कश्मीर में जुल्म और ज़्यादती हो रही थी, वहाँ पर भी उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा था, वहाँ पे भी तशद्दुद हो रहा था, लेकिन उस वक्त तो कुछ ना किया। उस वक्त इनके उन हुक्मरानों के साथ ज़ाती तल्लुकात थे, शादियों पे आना जाना था। लेकिन मैं इस मौके पर मैं ये भी हम भी ये गुफ्तगू नहीं करना चाहते। और दूसरा पहलू ये है, अभी भी इनको अपनी वो लूट मार का पड़ा हुआ है, करप्शन का पड़ा हुआ है, उसको बचाने के लिए हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। भाई ये कश्मीर का मामला है, कश्मीर ये नेशनल इशू है हमारा, ये हमारी जान है, ये हमारा जीना मरना है। इसके ऊपर हमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। इस वक्त तो मौका था कि आज जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, आपने कहा, देखिए मैं समझता हूँ फर्स्ट स्टेप पे जो इकदाम लिए गए हैं ये बहुत ज़बरदस्त इकदाम हैं। आप देखिए ना कि डाउन जो सफारती तल्लुकात मरहलावार ख़त्म किए जाते हैं, दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है। जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया कि जंग शुरू करना बड़ा आसान होता है, उसके बाद हमारे ऑप्शन तो क्या होंगे, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, उसके बाद क्या होगा। भाई अगर एटम बम चल जाता है तो क्या दोनों तरफ में तबाही नहीं आएगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो लाइन ड्रॉ की कल भी, और आज फिर यह भी कहा गया कि भाई जब इतने इस नहज पे मामला चले गए हैं, ट्रेड भी ख़त्म कर दी गई और यूएनओ में जाना है, सिक्योरिटी काउंसिल को बताना है। आज बरतानिया के वज़ीर आज़म से भी बात हुई प्राइम मिनिस्टर की, तो मैं समझता हूं कि वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। और सबसे बड़ी बात, हमने अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये मैसेज देना है कि हम आपके साथ हैं, आपका गम, आपका दुख, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, और हम इंशाल्लाह आपके साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े होंगे। और इंशाल्लाह इस भारत को, मैं फिर बात बताऊं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, शायद भारत के टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया। सैफान, आप देखिए भारत के अंदर से क्या आवाजें उठ रही हैं, उनके अंदर से कितनी मुखालफत शुरू हो गई है, और सबसे बढ़कर खालिस्तान की तहरीक उनके सर पर नाच रही है। हमारे जो मुसलमान भाई वहां पर हैं, जिस तरह वो जिंदगी बसर कर रहे हैं वो आपके सामने है। चाइना का कितना सख्त इस पर मौकफ आया है। डेफिनेटली हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ बातचीत हो रही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल कहता है कि जिस तरह ठीक है, एक ये गैर संजीदगी आलम जो आपने शॉर्ट दिखाया, ये नहीं होना चाहिए। ये नेशन की ये डिमांड नहीं है। हमारी कौम तो लड़ने मरने के लिए तैयार है। हमारी कौम इस वक्त, यकीन मानिएगा कि मेरा इलाका भावनगर हरुणाबाद है, वहां पे ये जज्बात हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं। हमारे लोग सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं हमें लड़ मर जाना चाहिए कश्मीर के लिए। उसकी वजह जो बातें जनरल साहब कह रहे हैं उनमें बहुत वजन है। भाई आज अगर कश्मीर की तरफ बढ़े हैं, कल आजाद कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे। बलोचिस्तान में आप वो जो खून खेल खेल रहे हैं वो आपके सामने है। इसी तरह हमें यहां पर इनको रोकना है, इनको बिल्कुल डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री दोनों ऑप्शंस हम इस्तेमाल करेंगे, और दोनों टेबल पे हैं। स्ट्रैटेजी जो है जनरल साहब, मैं क्योंकि अभी कुछ देर कबल ये खबर आई कि पाकिस्तानी वज़ीर इमरान खान साहब ने बरतानी वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया है। इससे कबल हमने देखा है कि तुर्क या जो हमारे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या दीगर ममालिक अहम मुसलमान हैं, वहाँ उन्होंने बात की, गुफ्तगू की, उनके वज़ीर आज़म से उन्होंने बातचीत की है। ये आपने अभी कुछ देर कबल कहा था कोई मुल्क आवाज़ नहीं उठा रहा। चीन भी जब लद्दाख पर बात आई है तो उसने आवाज़ निकाली है। क्या ये रवाबित करना मुख्तलिफ वज़ीर आज़म से, ये एक तो काफ़ी है या नहीं है, और ये स्ट्रैटेजी कामयाब हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है, या ये सिर्फ महज फॉर द टाइम कंज्यूमिंग है ये जो राब्ते हो रहे हैं आला तरीन सतह पर? जनरल साहब देखिए, ये तो हमने करना है। एक कहा जाता है कि हुज्जत तमाम करनी है। आपने तमाम दुनिया को, जिस तरह अभी बसरा साहब बात कर रहे थे, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी ये फैसले किए हैं, और असेंबली में भी बहुत सारे लोगों ने बात की है। ये हमने करना है। हमारे चाहे दोस्त मुबालक है या गैर दोस्त मुबालक है, हमने सबके पास जाना है। हमें ये बहुत पहले जाना चाहिए था। एक तो हमारे जो सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक कोर है वो इस कदर निकम्मी है कि उनको आप जब तक चाबी ना दे वो जाएंगे, एक बात करके वापस आ जाएंगे। ये आपकी एक लगातार सस्टेन्ड एफर्ट है। ये 2, 4, 6, 8 महीने, साल, 2 साल चलनी पड़ेगी आपको। ये तो आपको करना ही करना है, कोई आपका साथ दे या ना दे। जो मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान को वाज़ेह होना चाहिए कि जिनसे हम लड़ने जा रहे हैं वो कौन है। हमारे साथ हमारे मुखालिफिन में भारत अकेला नहीं है। भारत को ये कभी जरूरत ना होती है सब कुछ करने की जब तक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और ये लोग उनके साथ ना होते। मुझे तो डर है कि रूस भी उनके साथ किसी हद तक मिला होगा, क्योंकि रूस ने भी उनको असला बेचना है, उनको भी उससे डॉलर चाहिए।
और चीन के बारे में जो बात की थी, देखिए चीन का जो नुक्ता नज़र है वो बहुत डिफरेंट है। वो हमेशा से कहता रहा जी आप बातचीत में करें, इसको छोड़ें, आप तरक्की करें। चीन एक लड़ने मरने वाली कौम नहीं है। चीन के लोग तिजारत हैं, डील मेकर्स हैं, डील करते हैं। वो उन्होंने जो बात की करनी थी कर दी उससे। उन्होंने कहा ये आपस में बैठ के मामला तय करो। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, हमें ये वाजे होना चाहिए। जब आप ये आपके वाजे होगा तो फिर जब आप लोगों से बात करेंगे, आप बरतानिया से बात कर रहे हैं जिन्होंने सारा मसला किया हुआ सारा खड़ा। बरतानिया बहुत पहले कल भी कह चुका है कि ये आपके अंदरूनी मामला है। यूएई के सफीर ने इंडिया में बैठ के बयान दिया है कि अब इसके बाद इलाके में तरक्की शुरू हो जाएगी। बड़ा अच्छा स्टेप लिया उन्होंने। हमें जब तक ये वाजे नहीं होगा ना जी, हम सब एफर्ट करें, बिल्कुल करनी चाहिए हमें, क्योंकि उसके बगैर जब आप कुछ और करेंगे दुनिया आपको गाली निकालेगी। लेकिन जब आप तमाम हुज्जत तमाम कर लेंगे, फिर आपको उंगलियों पे गिनेंगे कौन आपके साथ खड़ा होगा, कौन आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और तब मुझे मेरी बात आपको याद आएगी कि ये पाकिस्तान की बका का मसला है और पाकिस्तान की बका के खिलाफ कौन कौन है। अगर हमारी लीडरशिप इस कौम को आज तैयार नहीं कर रही तो ये लीडरशिप को भी भुगतना पड़ेगा इसका। सही जी, बस साहब आप कुछ कहना जल साहब एक बात बताइएगा कि आप माशाल्लाह, एक मिनट, सैफान जल साहब का जी बड़ा एहतराम है, हम इकट्ठे बहुत सारे टॉक शोज करते हैं और उनका बहुत तजर्बा है, मैं बिल्कुल सैल्यूट पेश करता हूं। जल साहब को ऐसी 2-4 तजावीज़ आप भी दें जो मैं समझता हूं कि आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है, इसके बाद ज़ाहिर स्टेप्स आने हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारी हुकूमत और हमारी मिलिट्री, हमारी सारे पार्लियामेंट, हम आगे बढ़ेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि फौरी तौर पर इसके अलावा और क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम आगे बढ़ें? क्योंकि मेरे ख्याल में आज की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 जो स्टेप्स लिए हैं वो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है उनकी, कि हमने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया कि एनफ इज़ एनफ। अब आपके साथ ना बातचीत है, ना डायलॉग है, ना सफारती तलकात है, ना, तो हर चीज़ तो हमने ख़त्म कर दी। अब आगे जाहिर है जो स्टेप्स हैं उसमें 2-4 मेंशन कीजिए, क्या लेने चाहिए? ये बात मैं जैसा अगर एक बात पहले कह रहा हूँ, जैसा इसमें एक बात और ऐड करना है ये, क्योंकि अभी तक जो बात हुई है, जो गुफ्तगू हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें हमने साबका हुक्मरानों और साबका गवर्नमेंट या डिप्लोमेटिक कोर की गलतियों का हमने निशानदेही की है। आज आने वाली, ये बसा साहब के सवाल से, आज आने वाली इस प्रेस रिलीज पर आपकी ये काफी है या नहीं है? मतलब इस पर क्या कमेंट है आपका जल साहब? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, उसका एक ये हिस्सा है और ये हमें करना है। क्योंकि ये तो मैंने कहा ना कि ये तो आप अगर नहीं करेंगे तो आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे जाके कि हम बैठे बैठे नाराज होकर बैठे हुए हैं। दुनिया के पास जाना है हमने अपना किस लिए, कोई सुने हमारी बात या ना सुने, कोई हमारे से एग्री करे या ना करे। 180-200 जितने मुल्क हैं हर एक के पास जाइए आप। अब अफ्रीका के छोटे मुल्क हैं उनके पास भी जाइए, क्योंकि कल जब यूएन में कोई वोटिंग होगी तो उनका वोट भी काउंट होगा। ये आपने करना है। इसके साथ जो चीजें और करनी है ना, देखिए आपने अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में जो हमारे अंदर घुस के लोगों ने हमारे ज़हन को खराब किया हुआ है, ये परसेप्शन बिल्ड हुई है कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिकली बहुत बड़ा पावरफुल है। हम ये जानने को तैयार ही नहीं कि उनकी इकोनॉमी टैग करके हुई है, उनकी इकोनॉमी बैठ रही है सारी। हमें अपने लोगों को ये तैयार करें, ये लीडरशिप का फर्ज है। अपने अवाम को ये बताएं कि हम अगर खुदा न खास्ता वक्त पड़ेगा, हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन अमन चाहते, लेकिन इस अमन के लिए हम भीख नहीं मांग रहे। आप तैयार हो जाइए, हम भीख मांगना नहीं चाहते, आप तैयार रहें, सब काम करें आप। तो ये सब कुछ, ये सारा साथ साथ चलेगा और ये 2-4-5 दिन में नहीं होगा ये। अच्छा बस साहब, एक बात रिजल्ट मिल जाएगा आपको। बस साहब एक बात आपसे पूछा, क्योंकि आज एक और अहम गिरफ्तारी हुई है शौकत साहब। आज इस बात का जिक्र करना शायद कश्मीर के तनाजुर में बहुत छोटी बात है, लेकिन एक साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब LNG केस में गिरफ्तार हो गए उनकी जमानत मुस्तरद होने के बाद। मैं ये इसलिए बात रेस कर रहा हूँ बसा साहब, केस को डिस्कस करना यह मकसद नहीं है, ना इस गिरफ्तारी को, क्योंकि एक राय ये है जी कि आपको इस पर यकजहती की जरूरत है और सियासी यकजहती के लिए भी है कि कुछ लोगों को ये गिरफ्तारियों का अमल रोक दें और एक यूनाइटेड फ्रंट और एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म से आप लोग आ जाएं। हद हो गई है। तो बसा साहब, आप समझते हैं ये गिरफ्तारी जो है होनी चाहिए थी नहीं, और इस वक्त पर क्या ये नेगेटिव इंपैक्ट ला सकती है इस पूरे नैरेटिव बिल्डिंग में जो आप लोग कर रहे हैं इस पर? नहीं सिफान, नहीं, देखिए मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है। एक गवर्नमेंट की फंक्शन है, गवर्नमेंट की
इश्यूज़ हैं वो चल रहे हैं, एक हुकूमत है वो चल रही है, तमाम अफेयर्स चल रहे हैं। कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क को लूटा है, ख़जाने को लूटा है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, जो अभी जल्द साहब बात कर रहे थे, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान जो है वो गरीब से गरीब तर हुआ। ये जो 30,000 अरब का कर्जा चढ़ गया, हमारी कौम गरीब हो गई। अगर आज हम भी खुशहाल होते तो शायद ये हमारे जो इर्द गिर्द वाले ममालिक हैं वो देखते हैं हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इन लोगों को तो हमें पकड़ना है, वो कोई मौका नहीं होता, उसमें आप सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको कहूं, आज के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में एक बात और आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यार ये शौकत मेरा छोटा भाई है, मुझे इजाजत दे एक बात करने की प्लीज। सर एक बात कह लूं जी कि उसमें बाकायदा ये स्टेटमेंट आई है कि प्राइम मिनिस्टर ने अफवाज पाकिस्तान को हरदम तैयार रहने के लिए कहा है, और कल के अगर आप इस चौकस रहने का कहा है, अगर आप इस बात को जो कल पार्लियामेंट में तकरीर किया प्राइम मिनिस्टर ने उससे लिंक करें तो बातें तो बहुत क्लियर हो जाती हैं। हम बिल्कुल जहनी तौर पर तैयार हैं कि इस दफा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, हम कश्मीरियों को अकेले नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल उनकी जंग लड़ेंगे हम इंटरनेशनली भी, और अगर हमें ये जो जंग वाला माहौल है उसमें आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो एक लोग बना रहे नैरेटिव, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो इकोनॉमिक हिटमैन है जिन्होंने पाकिस्तान को इस जगह पे पहुंचाया है कि हम लोगों से मांग मांग के आज इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम किसी से अपनी सिफारती इमदाद की बात नहीं कर सकते। ये लोगों का क्या हुआ है? आप लोग कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, क्यों छोड़ दिया? क्या नैरेटिव में मसला है हमारे? इन जो लोग वही जो नैरेटिव बना के पेश कर रहे हैं ना, जो लोग बात कर रहे हैं इसको, आप उनको क्या आप इन लोगों को छोड़ दें जिन्होंने पाकिस्तान को इस सूरत हाल में पहुंचाया है कि आज हम टके टके के मोहताज होकर बैठे हुए दुनिया के सामने। और सिर्फान आपको एक बात और वक्त इत्मीनान पर पहुंचा, पार्लियामेंट का भी आप माहौल देख रहे हैं ना, पार्लियामेंट का माहौल भी आप देख रहे हैं, वहां पे भी इसी बात पे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल यही है हमारे लीडर, ये शायद वही है दुश्मन अनासिर हैं जो शायद ये बना के अपने लूटी हुई रकम जो है इस वक्त है, बड़े बड़े केसेस हैं मेगा, और फिर कुछ हमारे बरादरी के सहाफी बरादरी के भी लोग